नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 3 जून 2023 दैनिक समसामयिकी में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वो भी आप ज़रूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर से शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एडगर रिंकेविक्स किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो एडगर रिंकेविक्स को लाटविया देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एक समलैंगिक राष्ट्रपति है। और लाटविया की जो विधायिका है इसे साइमा के नाम से जाना जाता है। जैसे हमारी विधायिका को हम संसद के नाम से जानते हैं, ऐसे ही जो लाटविया की विधायिका है इसको साइमा के नाम से जाना जाता है। यदि बाल्टिक देशों के बारे में बात करें तो लाटविया है जो बाल्टिक देशों में आता है। इसके अलावा एस्टोनिया और लिथुआनिया भी बाल्टिक देशों में आते हैं। तो 3 है जो बाल्टिक देश में शामिल है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। भारत के नए राष्ट्रपति कौन है? तो हाल ही में भारत की जो राष्ट्रपति है वो द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया है। और ब्रिटेन के नए राष्ट्रपति है ये ऋषि सुनक जी है, जो ब्रिटेन के नए राष्ट्रपति है, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री है जो बेंजामिन नेतन्याहू है, जो इजराइल के नए प्रधानमंत्री है। और इजराइल की जो विधायिका है उसे नेसेट के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल है, जो नेपाल के नए प्रधानमंत्री है। और आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के बारे में बात करें तो लियो वराडकर है, जो कि आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीएनएस टॉप पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। वहां से जाके आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में वैश्विक दासता सूचकांक 2023 किसने जारी किया है? तो वैश्विक दासता सूचकांक 2023 है, ये वॉक फ्री फाउंडेशन के द्वारा जारी किया गया है। इनके अनुसार 50 मिलियन लोग अभी भी दासता से ग्रसित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और लास्ट 5 सालों में 25% है जो दासता बढ़ी है। और हर 160 में से एक व्यक्ति है जो दासता से ग्रसित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि इस सूचकांक में शीर्ष स्थान के बारे में बात करें तो उत्तर कोरिया देश में सर्वाधिक दासता से ग्रसित लोग हैं। उसके इसके बाद में इरिट्रिया आता है। और सबसे कम में बात करें तो स्विट्जरलैंड है, जो कि लास्ट से 160वें स्थान पर है। तो इस स्विट्जरलैंड में सबसे कम दासता से ग्रसित लोग हैं। इसके बाद नॉर्वे देश आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि भारत के बारे में बात करें तो G20 देशों में भारत का स्थान है जो दासता में शीर्ष पर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। हाल ही में विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 से जारी किया गया है। इसमें भारत की रैंक है जो 126वीं है। और हाल ही में जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जारी किया गया है, इसमें भारत की रैंक है जो चौथी है। इसमें पहली रैंक है जो यूएसए की है, दूसरी रैंक जो रसिया की है, जबकि तीसरी रैंक है जो चाइना की है। और इसके बाद भारत की रैंक आती है। तो भारत की रैंक है जो चौथी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है जो 108वीं है। ये आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में जो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी किया गया है, इसमें भारत की रैंक है जो 13वीं है। और इसमें शीर्ष स्थान के बारे में बात करें तो आतंकवाद से ग्रसित जो कि सबसे बड़ा देश है वो अफगानिस्तान है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक हाल ही में जारी किया गया है। इसमें भारत की रैंक है जो 8वीं है। और शीर्ष पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कोई भी देश इसमें शामिल नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वैश्विक ब्रांड कंसल्टेंसी इंटर ब्रांड की बेस्ट इंडियन ब्रांड्स 2023 की 10वीं रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 का शीर्ष भारतीय ब्रांड कौन सा है? तो इसमें सर्वाधिक शीर्ष जो भारतीय ब्रांड है बेस्ट इंडियन ब्रांड्स 2023 का, तो टीसीएस है जो कि इस सूची में शीर्ष पर है। दूसरे स्थान पर रिलायंस आता है। तीसरे स्थान पर इंफोसिस है। चौथे स्थान पर एचडीएफसी बैंक है। जबकि 5वें स्थान पर है जो जियो है इस रिपोर्ट में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में ये 10वीं रिपोर्ट जारी की गई है। तो बेस्ट इंडियन ब्रांड्स की सूची में शीर्ष पर है जो टीसीएस है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स साइंस से संबंधित है। हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन थे? तो हाइड्रोजन के जो खोजकर्ता थे वो कैवेंडिश थे। भारी जल है, हम भारी जल को D2O के नाम से जानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है।
और जल का अधिकतम घनत्व है जो कि 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और सर्वश्रेष्ठ किस्म का कोयले के बारे में बात करें तो एंथ्रासाइट है जो कि सर्वश्रेष्ठ किस्म का कोयला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और थोरियम के भंडार है जो कि मोनाजाइट मृदा में मिलते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के भारतीय उच्चायुक्त में लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किया गया है? तो बांग्लादेश में जो कि भारतीय उच्चायुक्त है उसमें लिबरेशन वॉर गैलरी है उसका उद्घाटन किया गया है। इसमें 1971 के जो मुक्ति संग्राम था उसकी दुर्लभ तस्वीरें हैं जो इस भारतीय उच्चायुक्त में लिबरेशन वॉर गैलरी के रूप में उद्घाटन किया गया है उन तस्वीरों का। तो ये तस्वीरें हैं जो मुक्ति संग्राम की जो दुर्लभ तस्वीर है जो कि इस गैलरी में मिल जाएगी, ये बांग्लादेश में स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। मैत्री पाइपलाइन है जो कि बांग्लादेश और भारत के मध्य में संचालित है और इससे डीजल का सप्लाई की जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बंधन एक्सप्रेस है, मैत्री एक्सप्रेस है और मिताली एक्सप्रेस, ये जो ट्रेन है ये भारत और बांग्लादेश के मध्य में संचालित होती है। संप्रीति और बोंगो सागर जो युद्धाभ्यास है ये भारत और बांग्लादेश के मध्य में होता है। ऑपरेशन त्रिशूल है ये 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नेवी के द्वारा चलाया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। और बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले भारत के राज्यों के बारे में बात करें तो भारत के 5 राज्य हैं जो कि बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं, जिसमें वेस्ट बंगाल, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय आते हैं। तो सर्वाधिक सीमा है जो पश्चिम बंगाल के द्वारा बनाई जाती है। और भारत की किसी पड़ोसी देश से लगने वाली सर्वाधिक सीमा है जो कि बांग्लादेश से ही लगती है, 4096 किलोमीटर की सीमा है जो कि बांग्लादेश से भारत की लगती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत की एनएचपीसी द्वारा किस देश में फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए समझौता किया गया है? तो नेपाल देश के साथ में ये जो प्रोजेक्ट है इसका समझौता किया गया है। नेपाल में कर्नाली नदी पर ये प्रोजेक्ट है, इसका निर्माण किया जाएगा। इसकी जो क्षमता है वो 480 मेगावाट इसकी क्षमता रहने वाली है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रोजेक्ट है जो भारत की एनएचपीसी के द्वारा और नेपाल के द्वारा ये प्रोजेक्ट है जो कि पर समझौता किया गया है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। दुलहस्ती बगलीहर परियोजना है ये चेनाब नदी पर स्थित है। और नाथ का झाकड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है ये सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में संचालित है। टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है ये भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में संचालित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और हीराकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है ये महानदी ओडिशा में स्थित है। और बाणसागर जल विद्युत परियोजना है जो जल विद्युत संयंत्र है ये सोन नदी पर अमरकंटक जो कि सोन नदी है जो अमरकंटक से निकलती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इडुक्की हाइड्रो जो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है ये पेरियार नदी पर केरल में संचालित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोर्ब्स की दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब की सूची में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा एक सूची जारी की गई है जिसमें सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब की सूची जारी की गई है। तो इस क्लब में सर्वाधिक जो मूल्यवान फुटबॉल क्लब है वो रियल मैड्रिड जो फुटबॉल क्लब है ये सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब है। ये स्पेन का फुटबॉल क्लब है जो इसकी ब्रांड वैल्यू है वो 6.07 मिलियन डॉलर इसकी ब्रांड वैल्यू है। सेकंड स्थान पर इसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड है जो कि यूके का फुटबॉल क्लब है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो ब्रांड वैल्यू है वो 6 बिलियन डॉलर इसकी ब्रांड वैल्यू है। तो 6 बिलियन डॉलर से अधिक जो फुटबॉल क्लब वाले 2 ही फुटबॉल क्लब है, एक तो रियल मैड्रिड है और एक मैनचेस्टर यूनाइटेड है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देखते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन है ये कतर दोहा में होता है। इसका विजेता टीम अर्जेंटीना होती है, जबकि उपविजेता के बारे में बात करें तो उपविजेता इसमें फ्रांस होता है। और जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 अर्जेंटीना में हुआ था इसका शुभंकर है जो लाइव इसका शुभंकर था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन है ये 3 देशों में होने वाला है संयुक्त रूप से, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन होने वाला है। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल खेल से है और संतोष ट्रॉफी का जो हाल ही में विजेता टीम है वो बेंगलुरु के द्वारा संतोष ट्रॉफी को जीता गया है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहला महिला सचिव है जो नियुक्त किया गया है वह सेलेस्टे साउलो को पहली महिला सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ये न्यूजीलैंड देश की रहने वाली है।
और जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और प्रत्येक साल जो विश्व मौसम विज्ञान दिवस है ये 23 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट रूप से आपको ये ध्यान रखना है कि ये पहली महिला महासचिव है, इसलिए हमारी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सेलेस्टे पाउलो है जो कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त की गई है और अर्जेंटीना देश की रहने वाली है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। G20 के शेरपा कौन है? G20 बैठकों का आयोजन 2023 में भारत करने वाली है, इसके अध्यक्षता। तो इसमें भारत का शेरपा है जो अमिताभ कांत है जो इसमें शेरपा रहने वाले हैं, और भारत है जो वसुधैव कुटुंबकम थीम के साथ में G20 2023 की अध्यक्षता करने वाला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में WTO की महासचिव है जो नागोजी ओंकाजा इबेला है, जो कि WTO की महासचिव है, जो कि पहली महिला महासचिव है और नाइजीरिया देश की रहने वाली है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में NDB मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक की वर्तमान अध्यक्ष के बारे में बात करें तो डिल्मा रोसेफ है जो कि NDB की वर्तमान अध्यक्ष है, ये फ्रांस देश की रहने वाली है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में वर्ल्ड बैंक की वर्तमान अध्यक्ष है, जो हाल ही में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो यह अजय बंका को वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, इनके द्वारा डेविड मलपास का स्थान लिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने नशे के खिलाफ OPS क्लीन अभियान चलाया गया है? तो नशे के खिलाफ OPS क्लीन अभियान है ये पंजाब पुलिस के द्वारा चलाया गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य जो ड्रग तस्करी है इसको रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य है, और नशे पर लगाम लगाना पंजाब पुलिस का प्रमुख उद्देश्य है। तो OPS जो क्लीन अभियान है ये पंजाब पुलिस के द्वारा चलाया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक पेंशन एक विधायक योजना है, एक विधायक एक पेंशन योजना है, ये भी पंजाब के द्वारा प्रारंभ की गई थी, तो ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे जो कि महत्वपूर्ण ऑपरेशन से संबंधित है। ऑपरेशन गंगा है ये यूक्रेन में चलाया गया है भारत के द्वारा। ऑपरेशन दोस्त है ये तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उसमें राहत कार्यों के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी है ये सूडान देश में चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति है जो अफगानिस्तान में चलाया गया था, जब तालिबानी आक्रमण करते हैं अफगानिस्तान में तो ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया जाता है। ऑपरेशन कावेरी है जो हाल ही में म्यांमार में चलाया गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो ऑपरेशन है वो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में ओमान में आयोजित जूनियर एशियाई हॉकी कप जो कि पुरुषों का था उसमें विजेता टीम कौन सी है? तो भारत के द्वारा जो जूनियर एशियाई हॉकी कप है इसको जीता गया है। भारत के द्वारा सर्वाधिक इसको 4 बार जीता गया है। इसमें भारत में फाइनल के में पाकिस्तान टीम को हराया गया है, और इसका आयोजन है जो ओमान देश में किया गया है। फर्स्ट टाइम इसका आयोजन है जो 1998 में इसका आयोजन होता है। और फर्स्ट टाइम की विजेता के बारे में बात करें तो पाकिस्तान के द्वारा फर्स्ट टाइम इसको जीता जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हाल ही में जो आयोजन हुआ है तो इसका विजेता भारत है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे। हाल ही में जो अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप हुआ है इसका आयोजन तो साउथ अफ्रीका देश में हुआ है। इसका विजेता टीम के बारे में बात करें तो भारत इसका विजेता है और उपविजेता इसमें इंग्लैंड रहने वाला रहा था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका ये फर्स्ट टाइम आयोजन किया गया था अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप का, तो ये आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है इसका आयोजन तो ऑस्ट्रेलिया देश में हुआ है। इंग्लैंड इसमें विजेता रहता है, उपविजेता पाकिस्तान रहता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और IPL 2023 का विजेता है जो चेन्नई सुपर किंग है, जो IPL 2023 का विजेता है। फाइनल में गुजरात टाइटंस को हराया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। WPL 2023 का जो कि फर्स्ट संस्करण था इसका विजेता है जो मुंबई इंडियंस है, जो इसका विजेता था। और दिल्ली कैपिटल को फाइनल में हराया जाता है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। WPL की सबसे महंगी खिलाड़ी है जो स्मृति मंदाना थी, जिनको RCB के द्वारा खरीदा गया था। जबकि IPL 2023 का जो 2023 का सबसे महंगा खिलाड़ी था वो सैम करन था, 18.5 करोड़ रुपए में उसको खरीदा जाता है। पंजाब किंग्स के द्वारा सैम करन को खरीदा गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। और IPL और WPL दोनों का ही स्पॉन्सर है जो टाटा था, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में सेल के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अमरेंदु प्रकाश को सेल के अध्यक्ष पद पर हाल ही में नियुक्त किया गया है। और सेल के बारे में बात करें तो भारत में स्टील निर्माण की ये सबसे बड़ी कंपनी है जो कि सेल है। सेल की फुल फॉर्म स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड है, जो सेल की फुल फॉर्म है। सेल का हेडक्वार्टर है जो दिल्ली में स्थित है। और सेल है जो कि भारत की 12 जो महारत्न कंपनियों हैं उनमें से एक है जो सेल है, तो सेल महारत्न कंपनी का दर्जा सेल को प्राप्त है। सेल की स्थापना है जो 1954 में सेल कंपनी की स्थापना होती है।
तो ये सेल के बारे में आपको कुछ पॉइंट है जो ध्यान रखने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे। इसरो के बारे में बात करें तो इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो एस सोमनाथ जी है, जो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष है जो समीर कामत जी है। इसरो की स्थापना 1 जनवरी 1958 को, सॉरी, डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना होती है और डीआरडीओ के अध्यक्ष है जो समीर कामत जी है। सेबी की फर्स्ट महिला अध्यक्ष है ये माधवीपुरी बुच को बनाया गया है। सेबी की स्थापना 1988 में होती है और अधिनियम 1992 के तहत है जो सेबी की स्थापना की जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष है जो किसे बनाया गया है, तो बीसीसीआई का नया अध्यक्ष है ये रोजर बिन्नी को बनाया गया है सौरव गांगुली के स्थान पर। और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो मुंबई में बीसीसीआई का हेडक्वार्टर स्थित है। नीति आयोग के बारे में बात करें तो नीति आयोग के वर्तमान में जो सीईओ है वो BVR सुब्रमण्यम जी है, जो नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नीति आयोग का अध्यक्ष है जो भारतीय प्रधानमंत्री है, जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, ये आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये 10 महत्वपूर्ण हम क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सभी 10 क्वेश्चन की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीएनएस टॉप पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को ज़रूर से साझा करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।